बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहां पे लिखा है त्रिभुज, ट्रायंगल, और ट्रायंगल में फर्स्ट पॉइंट यहां पर बोला जा रहा है समरूप आकृतियां। तो सबसे पहले हम जानेंगे समरूप आकृतियां क्या होता है। तो बोला गया है कि दो आकृतियां जिनके समान आकार हो, यानी हम ऐसी दो आकृतियां या दो से अधिक आकृतियां लेंगे जिनमें हम देखेंगे कि उनका जो आकार है, शेप है, वो सेम हो। आगे इसी में बोला गया है परंतु समान आपाप होना आवश्यक ना हो, यानी उनकी जो मापे होंगी आकृतियों की वो समान होना आवश्यक ना हो, यानी वो समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आवश्यक ना हो कहने का तात्पर्य यही है कि जिन दो आकृतियों में हम कंपेयर करेंगे उन आकृतियों में हम सबसे पहले देखेंगे कि उनका आकार समान है या नहीं है। अगर आकार समान है तो उसके बाद उसकी आमाप वो समान अगर नहीं भी है तब भी हम उसको बोलेंगे कि वो जो आकृति है दोनों वो एक दूसरे की समरूप आकृतियां हैं, क्योंकि उनका आकार समान है। अगर वो आमाप भी समान है तब भी उसको हम समरूप ही बोलेंगे। जैसा कि हमें यहां पर तीन फिगर दिखाए गए। फर्स्ट फिगर त्रिभुज का, उसके अंदर भी एक त्रिभुज दिख रहा है। सेकंड फिगर एक स्क्वायर वर्ग का है, अंदर उसके भी एक वर्ग है। और लास्ट में जो फिगर एक सर्किल का है, उसके अंदर भी एक सर्किल है। तो जैसा कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि तीनों फिगर में जो फिगर हमें दिखाए जा रहे हैं त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, उनमें दिखाई गई आकृतियां एक दूसरे की समरूप है, क्योंकि उनका जो आकार है वो समान है लेकिन उनकी आमाप समान नहीं है। तीनों आकृतियों में जो आमाप है अलग अलग है। सपोज जैसे कि एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर हुआ, तो ये जो बाहर वाला जो सर्किल है इसकी जो रेडियस है वो आंतरिक सर्किल की रेडियस से भिन्न है, जिस कारण से उसकी आमाप, ये जो आमाप लिखा गया है इसको हम बोलेंगे कि अलग अलग है। ऐसे ही सेकंड यानी कि जो वर्ग वाले फिगर में हमें दिख रहा है कि जो पहला जो बाहरी जो वर्ग है उसका जो भुजा की आमाप है वो कुछ अलग होगी आंतरिक भुजा की आमाप की तुलना में, क्योंकि आंतरिक भुजा जो है वो बाहरी भुजा से छोटी है, जिस कारण से हम यहां पर इसको बोलेंगे कि जो आकृतियां हमें ये यहां पर दिखाई गई हैं त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के रूप में, ये आकृतियां समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज नहीं समरूप आकृतियां बोलेंगे। ये आकृति समरूप त्रिभुज की बोली जाएगी, ये आकृति समरूप वर्ग होंगे, और ये दोनों आकृतियां जो हमें दिख रही हैं ये समरूप वृत्त की होंगी। आगे इसी में हम जानेंगे कुछ नए पॉइंट्स को। तो जैसा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो हमें यहां पर एक नया वर्ड मिल रहा है। समरूप के बारे में हमने भी पढ़ा कि आकार समाप, किंतु आमाप आकार जो होगा वो समान होगा, किंतु उसकी जो आमाप होगी वो समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार से बनी आकृतियों को हम समरूप बोलते थे। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है, एक शब्द आया है सर्वांग सम, इसके बारे में हम जानेंगे कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं। यानी अगर हम 1, 2, 3, 4 कितने भी सर्किल क्यों ना बनाए, अगर उन सर्किल की रेडियस समान है, यानी उसकी जो त्रिज्या है वो अगर इक्वल है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट सर्किल जिसका कि सेंटर ओ है कि रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्किल हमें दिख रहा है उसका रेडियस हमने सपोज ओ डैश मान लिया, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि दर्शाए गए दोनों फिगर में जो हमारे वृत्त होंगे वो सर्वांग सम होंगे। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग उसमें बोला गया है कि रेडियस समान हो तो उस कंडीशन में जो वृत्त होंगे वो सर्वांग सम होंगे। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं। यानी यहां पर देखो एक ये जो पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है समान लंबाई, जो कि हमने भी समरूप वाले में वहां पे पढ़ा था कि वहां पे लंबाई बोला गया समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन सर्वांग सम होने के लिए
आकार समान होने के साथ उसकी लंबाई का भी समान होना आवश्यक है। अगर उसकी लंबाई समान नहीं है तो उस प्रकार से बनी हुई आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां नहीं बोली जाएंगी। तो हमें 2 पॉइंट्स ये ऑलवेज कंसीडर रखने हैं, समझना है इनको बेहतर तरीके से कि अगर उसकी रेडियस समान है तो वो सर्किल जितने भी हम क्रिएट करेंगे समान रेडियस वाले सर्वांग सम होंगे। ऐसे ही अगर कोई वर्ग है उनकी भुजाओं की माप समान है तो इस प्रकार से जितने भी वर्ग बनेंगे वो सर्वांग सम होते हैं। इसमें आगे हम कुछ और कंडीशनों को जानेंगे। इसके कुछ और भी नई नई इसमें कंडीशनें होंगी कि भुजाओं के साथ उनका क्या रिलेशन रहता है, एंगल के साथ उनका क्या रिलेशन रहता है, वो भी आगे इसमें हम नेक्स्ट वैल्यूज को पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे। अब आगे इसी में इन पॉइंट्स शब्दों के अर्थों को डिफाइन किया गया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में समरूप लिखा है, दूसरे में सर्वांग सम। तो समरूप यानी रूप समान यानी आकार समान, आमाप का समान होना आवश्यक ना हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सर्वांग सम समान आकार तथा समान आमाप, जैसा कि हमें इस दोनों फिगर में दिख रहा है कि आकार भी समान है और आमाप भी समान है। आगे इसी में देखेंगे तो बोला गया है कि किन्हीं 2 वृत्तों पर विचार करो। हमें नीचे 2 सर्किल दिख रहे हैं जिनके सेंटर O है, यानी संपाती है, दोनों का जो सेंटर है वो O है। अब बोला गया है कि क्या ये सर्वांग सम हैं, यानी जो दोनों सर्किल हमें दिख रहे हैं क्या इनको हम सर्वांग सम कह सकते हैं। तो पीछे थ्योरी में हमने पढ़ा है अभी कि जो सर्वांग सम होता है उसके लिए आकार के साथ साथ उसकी आमाप भी समान होनी चाहिए। लेकिन दर्शाए गए फिगर के अकॉर्डिंग हमें इस चीज को समझना है कि क्या इनको हम सर्वांग सम बोल सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि दिखाए गए दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान नहीं है। जो पीछे हमने फिगर बनाया था वही फिगर यहां पर शो किया गया है कि जो हमें सर्किल दिख रहे हैं इन दोनों सर्किल की जो रेडियस है वो अलग अलग है। सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस 2 से ज्यादा ही होगी, वो कुछ भी हो सकती है। हमने यहां पे मानक रूप में मान लिया कि 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो सर्किल बनाए गए इन सर्किल की जो आमाप है वो अलग है, उसकी जो रेडियस है वो अलग है, समान नहीं है। एक की 2 सेंटीमीटर दूसरे की 3 सेंटीमीटर है। तो बोला गया है कि उपरोक्त चर्चा से अब हम ये कह सकते हैं कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। ये पॉइंट्स हमें कंसीडर रखना है कि बोला गया है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। क्यों? क्योंकि सर्वांग समता में बोला गया है कि उनके आकार भी समान होंगे और आमाप भी समान होगी। तो अगर आकार और आमाप दोनों चीजें समान हैं तो इसका मतलब है कि उसको हम समरूप बोल सकते हैं, क्योंकि समरूप में सिर्फ बोला गया है कि आकार समान हो, आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर वो कोई भी 2 आकृतियां, चाहे वो 2 त्रिभुज हो, 2 चतुर्भुज हो, 2 सर्किल हो या कोई भी 2 आकृतियां जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वो दोनों आकृतियां सर्वांग सम है तो निश्चित ही उन आकृतियों को हम समरूप बोल सकते हैं। इसी के आगे बोला गया है परंतु सभी समरूप आकृतियों, अगर वो आकृतियां समरूप है तो उनका सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। इसको भी हमें समझना है कि जैसे यहां पर बोल रहे हैं कि अगर हमें जो आकृतियां दी गई हैं वो आकृतियां समरूप हैं तो उन आकृतियों को हम सर्वांग सम कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं। इसको इसलिए यहां पे बोला गया कि आवश्यक नहीं, क्योंकि अगर वो आकृतियां समरूप है तो उन आकृतियों में हमें देखना है कि उनमें आकार के साथ आमाप भी समान है या नहीं है। अगर आकार के साथ उसमें दी गई आमापें भी समान है, भुजाओं की माप या रेडियस वो भी इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति भी कहलाएगी। लेकिन अगर उसमें आकार के साथ आमाप भिन्न है तो उस कंडीशन में उन समरूप आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृति नहीं कह सकते हैं। आगे अब इसी में हम कुछ जानेंगे।
कुछ नियमों को पढ़ेंगे कि जो आकृतियां होती हैं, अगर वो आकृतियां समरूप हैं तो क्या उनके नियम होते हैं, किस नियम के अकॉर्डिंग हम उनको बोलेंगे कि प्रदर्शित की गई आकृतियां वो आकृतियां समरूप होंगी। तो जैसा कि यहां पर पॉइंट में डिफाइन किया जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट में, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं, समरूप होंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे, यानी दो बहुभुज, वो बहुभुज त्रिभुज हो सकते हैं, 3 भुजाएं जोड़ देंगे त्रिभुज बन जाएगा, 4 भुजाएं ले लेंगे चतुर्भुज बन जाएगा, 5 भुजाओं को लेने पर पंचभुज बन जाएगा। तो बहुभुज बेसिकली कोई आकृति नहीं होती है, बहुभुज सिर्फ डिफाइन करता है कि अगर 3 भुजाओं लोगे, 3 भुजाओं को लिया जाएगा तो त्रिभुज बना देगा, 4 भुजाओं को लिया जाएगा तो चतुर्भुज बना देगा। तो अगर ऐसे ही बोला गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले अगर 2 बहुभुज लिए जाएं और वो समरूप होंगे, तो समरूप होने की पहली शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर हो। हमें ये नियम को अच्छे से समझना है कि बोला गया है कि उनके संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण क्या होता है? तो जैसा कि हमें फिगर ये दिख रहा है, एक चतुर्भुज फर्स्ट ABCD, सेकेंड चतुर्भुज PQRS। अब इसमें संगत कोणों के बारे में हम रिलेशन देखेंगे कि किनको हम संगत कोण बोलते हैं। तो जैसे कोण D हमें यहां पर ये 85 डिग्री दिख रहा है और कोण S ये भी 85 डिग्री है। तो इस प्रकार से बने हुए दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण बोले जाते हैं। ऐसे ही कोण C 70 डिग्री और कोण R यहां पे जो बन रहा है वो भी 70 डिग्री है। तो संगत कोण यहां पर भी इक्वल है। कोण A के संगत कोण कोण P है, जिनके मान भी दर्शाए गए फिगर के अकॉर्डिंग 105 डिग्री है। ऐसे ही कोण B के संगत कोण Q है और वो भी इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं प्रदर्शित चित्र के अकॉर्डिंग उनके जो संगत कोण है वो बराबर है, यानी कि दोनों चतुर्भुज में संगत कोण तो बराबर हो गए। यानी फर्स्ट जो पॉइंट बोला है वो दर्शाया गया फिगर डिफाइन कर रहा है, लेकिन अभी ये समरूपता की संपूर्ण कंडीशन को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। समरूपता की संपूर्ण कंडीशन को व्यक्त करने के लिए सेकंड पॉइंट में जो नियम मेंशन किया गया है उसका भी होना अति आवश्यक है। तो सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो एक ही हो, अर्थात समानुपाती हो। यानी उसमें अगर हम जो संगत भुजाएं हैं उनमें कंपैरिजन करें और कंपैरिजन करने के बाद जो रिलेशन हम स्थापित करेंगे, अगर वो रिलेशन अल्टरनेट जो संगत भुजाएं हैं उनमें रिलेशन स्थापित करने के बाद इक्वल आता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आकृति प्रदर्शित की गई है वो बहुभुज की, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, वो आकृतियां समरूप होगी। क्योंकि समरूपता के यहां पर 2 रूल डिफाइन किए गए और फर्स्ट रूल जो है हमने फिगर में कंपैरिजन करने के थ्रू डिफाइन किया है कि वो ऑलरेडी संगत कोणों को डिफाइन कर रहा है, उनके संगत कोण इक्वल है। अब हमें सेकंड इसमें जो पॉइंट मेंशन किया गया है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो उसको अब चेक करेंगे। तो जैसे कि इसमें AD भुजा किसके बराबर? बराबर नहीं हम बोलेंगे, AD भुजा संगत है PS भुजा के और इनका हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे, हमने पहले लिखा सपोज PS के अपान AD किया और हमने यहां से रेशियो निकाला 4.2 अपान 2.1, तो यहां से जो डाटा निकला 2 सेंटीमीटर निकला। ऐसे ही DC भुजा के संगत भुजा है, ये दोनों भुजाएं DC भुजा के संगत भुजा है SR, इनका हम रेशियो निकालेंगे। तो 2.4 से 4.8 को भाग करेंगे तब भी जो हमारा मान आएगा वो 2 आएगा। ऐसे ही हम BC भुजा के संगत भुजा QR भुजा को भाग करते हैं, तो यहां से जो इनका रिलेशन अनुपात निकलता है वो अनुपात गुना 2 प्राप्त होता है। लास्ट जो बची हुई भुजा है जो संगत है AB PQ के, इनका जब हम एक अनुपात निकालते हैं तो वो अनुपात निकालने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है वो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर होता है। अब जिसके अकॉर्डिंग हम समरूपता के जो 2 नियम डिफाइन किए गए कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो संगत कोण भी बराबर प्रदर्शित आकृति में हमें प्राप्त हुए और साथ में उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो प्राप्त हुआ वो भी सभी में इक्वल आया, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं
कि जो दो बहुभुज, यानी हमने जो यहां पर जो दो आकृतियां सेलेक्ट की थी, जो दो आकृतियां हमारे पास चतुर्भुज की थी, वो चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप बोले जाएंगे। आगे अब हम इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि हमें प्रश्नावली इसी पर निर्धारित 6.1। तो जैसा कि इसमें बोला गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सभी ब्लैंक है यहां पर, वो कौन सा यहां पर हम वर्ड भरेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है, समबाहु और समद्विबाहु। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। हम ऐसे कौन से ट्रायंगल लें कि जिनको हम समरूप बोल पाएंगे? तो समरूप होने के लिए हमने ऑलरेडी पीछे भी पढ़ा था कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो दो जो हमें ऑप्शन मिले हैं, समद्विबाहु और समबाहु, तो कौन से ऐसे त्रिभुज हम लें जिनमें कि ये दो नियमों की पुष्टि हो सके? तो स्वाभाविक है कि अगर हम दो समबाहु त्रिभुज लेंगे तो उन दोनों समबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्लियरली कह सकते हैं कि समरूप होने के लिए दिए गए दोनों ऑप्शन में जो कि त्रिभुज बनाने के लिए पॉसिबल है, एक समद्विबाहु एक समबाहु, लेकिन समरूप होने के लिए जो पॉसिबल त्रिभुज होगा वो एक समबाहु होगा, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन में जो हमें सभी बोला गया है कि त्रिभुज समरूप होते हैं, उसके लिए यहां पर हम समबाहु को सिलेक्ट करेंगे, यानी जितने भी समबाहु होंगे वो समरूप हो जाएंगे। अब इसी के आगे सेकंड क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, यानी ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि हमने जो दो बहुभुज लिए हैं वो समरूप है, लेकिन समरूप हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है? हमने क्या नियम पढ़ा था? उन नियमों के अकॉर्डिंग इसको फुलफिल करना है। तो पहले बोला गया उनके संगत कोण। तो संगत कोणों के बारे में हमने क्या पढ़ा था? तो संगत कोणों के बारे में हमने भी पढ़ा और जाना था कि वो संगत कोण ऑलवेज बराबर होते हैं, ना कि समानुपाती। तो यहां पर जो भरा जाएगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ब्लैंक में, यहां पर हम इसको भरेंगे बराबर। यानी जो उनके संगत कोण वो बराबर हो, तथा सेकंड पॉइंट बोला गया है कि उनकी संगत भुजाएं कैसी हो। तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात को हम दूसरे शब्द में डिफाइन किया था, समानुपाती। तो यहां पर जो पॉइंट हम लिखेंगे वो समानुपाती यूज करेंगे वर्ड। तो समानुपाती हो। आगे और हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जैसा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि दिखाए गए दोनों फिगर समरूपता की पुष्टि करते हैं या नहीं करते हैं। फिर उसका हमें रीजन भी स्पष्ट करना है कि आखिर अगर है तो क्यों है, अगर समरूप नहीं है तो फिर समरूप क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है समरूपता के नियमों के थ्रू कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो प्रदर्शित चित्र में हमें जो चित्र ये दिख रहा है ABCD, तो ये जो ABCD फिगर है ये हमें एक स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, क्योंकि वर्ग की पहचान होती है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, जो कि हमें यहां पर ये 90 डिग्री का बताया गया है, यहाँ पे मिस छूट गया लिखने को, ये 90 डिग्री होगा और प्रत्येक भुजा उसकी इक्वल होती है। तो AB भुजा, BC भुजा, CD और भुजा AD सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की है। तो प्रदर्शित चित्र एक वर्ग का है। सेकंड चित्र जो है वो एक समांतर चतुर्भुज का दिख रहा है। आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें। लेकिन जो हमें फिगर दिख रहा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमें यह समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, इस समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 का नहीं है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि वर्ग, ऑलरेडी इसको हम एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि उसकी पहचान होती है कि सम्मुख कोण बराबर हो और
प्रत्येक जो भुजा है आमने सामने की वो इक्वल हो, तो वर्ग में प्रत्येक आमने सामने की भुजा भी इक्वल होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो वर्ग ऑलरेडी एक समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन जो हमें यहाँ पे फिगर ये प्रदर्शित किया गया है, ये फिगर एक समांतर चतुर्भुज का है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो समरूपता का जो फर्स्ट नियम कहता है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो एस के जो संगत कोण डी है, लेकिन यहाँ पर डी 90 है, लेकिन यहाँ पर ये कोण 90 नहीं दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग प्रदर्शित चित्र में हम ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बोल सकते हैं कि दिखाए गए चतुर्भुज या प्रदर्शित चतुर्भुज समरूप नहीं है। रीजन में हम लिख देंगे कि उसमें संगत कोण इक्वल नहीं है। इसका सेकंड जो पॉइंट है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होना चाहिए, या कह सकते हैं समानुपाती होना चाहिए। सेकंड पॉइंट को हमें ऑलरेडी पता हो चुका है समरूप नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं, यहां से देखते हैं क्या ये समानुपाती है, जिससे कि हम बोल पाएंगे कि समानुपाती रूप मतलब कहने का ये कि अगर वो किसी भी बहुभुज की भुजाएं एक संगत भुजाएं समान अनुपात प्रदर्शित कर रही हैं, यानी कि समानुपाती हैं, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बहुभुज समरूप होंगे, क्योंकि समरूप होने के लिए दोनों नियमों की पुष्टि होनी चाहिए। तो जैसे 1.5 कंपेयर करेंगे, यहां से अनुपात निकाला 2 निकला, 1.5 3 को डिवाइड किया 1.5 से, फिर से 2 निकला, 1.5 से फिर से 3 को डिवाइड किया जो कि संगत भुजाएं हैं, फिर से 2 निकला, 1.5 से 3 को डिवाइड किया 2 निकला। तो जो सेकंड लॉ है उसको तो फॉलो कर रहा है दिखाया गया फिगर, लेकिन जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट जो रूल था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, वो संगत कोण बराबर ना होने के कारण प्रदर्शित आकृतियां समरूप नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि समरूप क्या होता है। जैसा कि बोला गया कि समरूप होने के लिए आकार समान होना चाहिए, वो सूक्ष्म स्तर पर हमने अध्ययन किया। उसके आगे हमने जाना कि समरूप को सिद्ध करने के लिए हमें 2 रूल बताए गए। फर्स्ट रूल में बोला गया कि उनके संगत कोण इक्वल होने चाहिए, और सेकंड रूल में डिफाइन किया गया कि उनके जो भुजाओं का जो संगत वाली भुजाएं हैं उनका जो रेशियो है वो सभी में इक्वल होना चाहिए, यानी समानुपाती होना चाहिए। इसी के आगे हम लोगों ने समरूपता के बारे में सीखा। समरूपता शब्द के थ्रू हमने जाना कि कोई भी आकृति समरूप तभी सर्वांग समता, समरूपता नहीं सर्वांग समता, तो कोई भी आकृतियां सर्वांग समाकृत तभी बोली जाएंगी जब उनमें आकार भी समान हो और आकार के साथ में उनकी जो मापे हैं भुजाओं की वो भी समान हो। यानी कि कोई अगर त्रिभुज बनाया गया तो त्रिभुज वो समान माप का हो और समान आकार का होना चाहिए। इसी के आगे हम लोगों ने उन पर आधारित सिद्धांतों पर कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया, जैसे कि कुछ हमने फिलिंग द ब्लैंक्स वाले न्यूमेरिकल पुटअप किए, और लास्ट जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने समरूप है या नहीं है कोई भी आकृति, यहां पर हमने चतुर्भुज को सिलेक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने उसको प्रूव किया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें समरूप और समरूपता से संबंधित कुछ प्रमेय के बारे में जानेंगे और उन्हीं पर आधारित कुछ सवालों को सीखेंगे। धन्यवाद।